हेलो व्लॉनर्स, दिस इज निकिता एंड इंडिया की 10% पॉपुलेशन यानी कि 135 मिलियन लोग LGBTQ+ कम्युनिटी के हैं। LGBTQ यानी कि लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स एंड क्वेयर। लेकिन इनमें से सिर्फ 2% ही ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो सही में गे हैं। एंड व्हाई? इंडियन सोसाइटल प्रेशर। बट एक्चुअली दिस वॉज नॉट ऑलवेज द केस। एंशिएंट और अर्ली मेडिवल इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज थी एंड इसके प्रूफ्स हमें हमारे कई सारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में भी मिलते हैं। टू स्टार्ट विद हमारे ऋग्वेदास और पुराणास, इनमें एक होमोसेक्सुअल कपल वरुणा और मित्र की स्टोरीज मेंशन्ड है, जिसमें उनको एक होमोसेक्सुअल कपल बताकर उनको अक्सर शार्क या फिर क्रोकोडाइल्स पर राइड करते हुए या फिर गोल्डन चैरियट पर एक साथ दिखाया जाता है। एंड इनफैक्ट भगवत पुराण के मुताबिक तो इन दोनों के बच्चे भी हुए थे। इसके अलावा 13th सेंचुरी में लिखा कृतिवासी रामायण में बंगाली पोएट कृतिवास ओझा ने अयोध्या के राजा सागरा और उनकी 2 डॉटर इन लॉज के बारे में भी मेंशन किया गया है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि राजा को एक साधु कपिला ने उसके सारे बेटों की मौत होकर उनके पूरे लीनियज के खत्म होने का कर्स दे दिया था, जो कि राजा के आखिरी बेटे दिलीप की मौत के साथ पूरा भी हुआ था। कर्स तो सच हुआ, लेकिन इससे उनकी लीनियज खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ सोर्सेस कहते हैं कि दिलीप की दोनों भी वाइफ्स ने एक मैजिकल पोशन यानी कि जादुई सिरप कंज्यूम करके सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की थी एंड जिसके बाद उनमें से एक वाइफ ने बच्चों को कंसीव भी कर लिया था। और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि किंग भागीरथी था, वही भागीरथी जिसने माइथोलॉजी के मुताबिक रिवर गंगा को हेवन से अर्थ पर भी लाया था। इसके अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के VS सुक्तानकर एंड SV बेवलकर ने महाभारत को ट्रांसलेट करके कुछ और भी चीजें प्रूव की है। उन्होंने कहा है कि भीष्म के हाफ ब्रदर विचित्रवीर्या होमोसेक्सुअल थे एंड जिसके बारे में उनकी मदर सत्यावती को भी बहुत अच्छे से पता था। इनफैक्ट कुछ सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि महाभारत के 17 मेन कैरेक्टर्स होमोसेक्सुअल्स थे एंड ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण की वाइफ को मेल से ज्यादा फीमेल्स पसंद थी, जिसका भी पता कर्ण को बहुत अच्छे से था। इवन इंग्लिश वेदांतिस्ट सर क्रिस्टोफर इशरवुड, जो खुद एक गे हैं, वो कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी और बायोसेक्सुअलिटी दोनों ही वैदिक फिलॉसफी का एक इंटीग्रल पार्ट थे। अब हमने जो भी सोर्सेस साइट किए हैं, इससे हर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे सारे माइथोलॉजिकल जो टेक्स्ट होते हैं उसके कई सारे इंटरप्रिटेशंस बनते हैं एंड इसके भी अलावा ये स्टोरीज कितनी सच है कितनी नहीं है इस पे हम नहीं कमेंट करना चाहते। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाहे वो स्टोरी सही हो नहीं हो, लेकिन वो हमारे कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट थी। एंड इनफैक्ट ये यहाँ पे भी नहीं रुकता है। इंडिया में मुगल्स के राज के टाइम पे भी होमोसेक्सुअलिटी काफी ज्यादा कॉमन थी। मेडिवल इंडियन टेक्स्ट जैसे कि मुगल एम्परर बाबर की बायोग्राफी बाबरनामा, इसमें बाबर ने खुद अपने काबुल स्टे के दौरान बाबुरी नाम के एक लड़के को पसंद करने की बात खुद अपने पोएम्स के थ्रू की थी। कई सारे सूफी सेंट्स ने भी होमोसेक्सुअलिटी को अपने पोएम्स के थ्रू नॉर्मलाइज किया है। सूफीज जैसे कि बुले शाह, जिन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी और उनके मुर्शिद शाह इनायत के लिए अपनी फीलिंग्स अपने पोएम्स के थ्रू बताई थी। अब आई नो यहाँ पर ये सवाल उठेगा कि मुगल रूल के टाइम पे जो चीजें होती थी, जो कल्चर थे, जो ट्रेडिशंस थे, वो हमारे ओरिजिनल इंडियन कल्चर को सही से रिप्रेजेंट नहीं करता है। बट यहाँ पर द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि मुगल रूल के टाइम तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये प्रैक्टिसेस फिर भी कॉमन थी। लेकिन फिर मुगल रूल के बाद आ गया ब्रिटिश एम्पायर का टाइम। जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, तब उनको दिखा कि इंडियंस का कल्चर सो कॉल्ड सेक्सुअली करप्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी उस वक्त तक होमोसेक्सुअलिटी को काफी लिबरली एक्सेप्ट करती थी, पर उनका रिलीजन, उनका कल्चर इस बात की अनुमति नहीं देता था। इनफैक्ट लेविटिकस के कुछ वर्सेस में क्लियरली बताया गया है कि कोई भी मैन किसी दूसरे मैन के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रख सकता, क्योंकि वो गलत है। कॉर्निथियंस का ये वर्स कहता है कि अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है तो उसे गॉड का किंगडम नहीं मिलेगा। अब इन दोनों भी वर्सेस के साथ साथ ऐसे और भी बहुत सारे बिब्लिकल वर्सेस है, जैसे कि ये और ये भी, जो होमोसेक्सुअलिटी को क्लियरली कंडेम करते हैं। अब इसी रीजंस की वजह से 1533 में इंग्लैंड के किंग हेनरी 8 ने बगरी एक्ट पास किया था, जिसके तहत होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम बनाकर होमोसेक्सुअल लोगों को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डायरेक्ट डेथ सेंटेंस दी जाती थी, क्योंकि उनके लॉ ने होमोसेक्सुअलिटी को एक अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट कहा था जो गॉड के विल के खिलाफ था।
एंड माइंड यू, ये ब्रिटेन में रिलीजियस लाइंस पर पास होने वाला पहला लॉ था, जिसे फिर कुछ समय बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट ने रिप्लेस भी कर दिया था। लेकिन यही सेम एक्ट 1860 में इंडियन पीनल कोड सेक्शन 377 के फॉर्म में इंडिया पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ब्रिटिशर्स के थ्रू ही। एंड जाहिर सी बात है, इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करते ही इंडियन हिस्ट्री में पहली बार होमोसेक्सुअलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस बन गया। इनफैक्ट फिर आगे चल के होमोसेक्सुअलिटी को और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 1871 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। एंड इस एक्ट ने ऑलरेडी स्ट्रगलिंग होमोसेक्सुअल कम्युनिटी को और भी ज्यादा चोक कर दिया, क्योंकि अब अगर कोई भी इंसान होमोसेक्सुअल या फिर अपनी क्वेयर होने की आइडेंटिटी पब्लिकली डिस्प्ले करता तो पुलिस उन्हें बिना किसी वारंट के इमीडिएटली जेल में डाल सकती थी। एंड ऑफ कोर्स इस लॉ के पास होते ही होमोसेक्सुअल लोगों की एक्टिविटीज पर कड़ी सर्विलेंस रखी जाने लगी, जिसकी वजह से उनका इंडिया में रहना या फिर कुछ भी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। एंड इनफैक्ट इसी दौरान इंडिया को आईपीसी सेक्शन 377 के अंडर रजिस्टर होने वाला अपना फर्स्ट केस भी मिला था, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस खैराती 1884। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में जब खैराती नाम का एक होमोसेक्सुअल इंसान, एक मैन, एक वुमेन के अटायर में एक फंक्शन में नाच और गा रहा था, तब खैराती को ऐसे पब्लिकली नाचते और गाते हुए कुछ ब्रिटिश पुलिस पर्सनल्स ने देख लिया। एंड फिर क्या, उसे बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए सीधा उठाकर जेल में डालकर रख दिया। एंड फिर जेल में डालकर उसकी मेडिकल चेक करवाने के बाद ये प्रूफ हो गया कि वो एक्चुअली में होमोसेक्सुअल ही था, तो कोर्ट ने उसे सीधा सजा सुना दी। बट अगेन दिस वाज जस्ट द स्टार्ट। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आए जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियंस की मेंटालिटी भी काफी हद तक इफेक्ट होने लग गई थी। इतने स्ट्रिक्ट लॉज देखकर और उन लॉज के रेपरकशंस को देखकर इंडियंस के दिमाग में डर बैठ गया। एंड अल्टीमेटली हुआ ये कि वो सोसाइटी जो होमोसेक्सुअलिटी को गलत नहीं मानती थी, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे गलत मानने लग गई। यही बात एनजी हान ने अपनी बुक ब्रिटिश कोलोनियलिज्म एंड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी में भी लिखा हुआ है। वो ये कहते हैं कि एक बार एक लॉ के पास होने के बाद उसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना, उसे निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लॉ मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है और फिर कुछ समय बाद लोग उसी लॉ को द अल्टीमेट ट्रुथ मानने लग जाते हैं, उस लॉ को मॉरली एंड कल्चरली सही मानने लग जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए सती प्रैक्टिस को ही ले लो। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने उसे क्राइम डिक्लेयर करने के पहले उसे हम हमारे कल्चर का एक पार्टी तो मानते थे, पर आज शायद ही कोई होगा जो सती प्रैक्टिस को सपोर्ट करता हो। वैसा ही सेम मेंटालिटी आज होमोसेक्सुअलिटी को भी लेकर हमारे सोसाइटी में हो रहा है। पर चलो गोइंग बैक टू द हिस्ट्री, इस कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन पर सभी लोग शांत नहीं थे। इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई 1991 से ही कोर्ट्स में जारी थी, मगर 2006 तक दिल्ली हाई कोर्ट होमोसेक्सुअलिटी के साफ खिलाफ था। बट 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना लैंडमार्क जजमेंट देते हुए सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन कर दिया। बट होमोसेक्सुअल्स की खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं, क्योंकि 2013 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। इस डिसीजन के बाद लड़ाई फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार लड़ाई में नवतेज सिंह जोहर एंड अवार्ड विनिंग भरतनाट्यम डांसर शेफ रितु डालमिया, होटेलियर्स अमरनाथ और केशव सूरी जैसे टॉप लोग भी जुड़ गए। एंड जिसके बाद फाइनली 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन कर ही दिया। होमोसेक्सुअलिटी को फिर से लीगलाइज कर दिया और LGBTQ+ कम्युनिटी को उनके राइट्स भी फाइनली मिल गए। सो ये थी होमोसेक्सुअलिटी की पूरी इंडियन हिस्ट्री। लेकिन आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, हम हमेशा ये सुनते हैं कि होमोसेक्सुअल्स लोग बाय बर्थ ही होमोसेक्सुअल्स होते हैं एंड दे डोंट हैव एनी चॉइस टू चूज देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सुनते हैं, राइट? एंड एक्चुअली हमने ऑलरेडी इस पे पूरा डिटेल वीडियो हमारे इस चैनल पे बना दिया है, जो होमोसेक्सुअलिटी के पीछे के बायोलॉजिकल रीजंस को स्टेट करता है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको इस वीडियो के बाद देख सकते हो। लेकिन क्योंकि हमने बायोलॉजिकल रीजंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है, आज के इस वीडियो में मुझे मुद्दा थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। टुडे लेट्स टॉक अबाउट द अदर रीजन बिहाइंड होमोसेक्सुअलिटी, सोसाइटल रीजंस। अब इस पार्ट के लिए मैं सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेगमेंट के लिए अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रख के इसे देखना, एक कंप्लीटली न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखना। सो जापान में पिछले कुछ सालों से LGBTQ+ के लॉज थोड़े से लूज होना शुरू ही हुए हैं, लेकिन इतने ही कुछ सालों में आज जापान में हर 10 में से एटलीस्ट एक इंसान अपने आप को LGBTQ+ कम्युनिटी का हिस्सा मानने लग गया है। नाउ दिस इज अ ह्यूज नंबर एंड टू ऐड टू इट, अगर आप देखो कि जापान में आज भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स LGBTQ को प्रमोट करने के एकदम खास खिलाफ है। सो अब बस इमेजिन करो, अगर जापान के सारे डिस्ट्रिक्ट्स मान गए, इसे खुले में प्रमोट करने लग गए, तो जापान का क्या होगा? जापानीज लॉ मेकर कत्सुई हिरासावा के हिसाब से तो जापान पूरा कोलैप्स कर जाएगा। नाउ
आई नो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, लेकिन जापान की पॉपुलेशन आज के तारीख में ऑलरेडी दुनिया की सबसे ओल्ड पॉपुलेशन है विद अ मीडियन एज ऑफ 48.4 इयर्स। अब अगर ऐसे सिचुएशन में LGBTQ+ को ब्लेटेंटली प्रमोट किया जाए जिस वजह से जापान की नेक्स्ट जनरेशन आना मुश्किल हो जाए, तो जापान के सारे ओल्ड लोग देश कब तक चलाएंगे? एंड दिस इज द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी के लॉज को लिबरलाइज करते ही जापान का जो पीक दिखा है, ऑब्वियसली उसके पीछे का मेन रीजन यही है कि लॉज लिबरलाइज हुए। इनफैक्ट आप स्वीडन का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ही स्वीडन सरकार ने 1995 में LGBTQ+ के लॉज को सॉफ्ट किए, स्वीडन के लेस्बियन मैरिजेस ने सिर्फ 2 दशकों में ही एक ड्रास्टिक पीक को टच कर लिया था। सो क्या ये होमोसेक्सुअलिटी के पीछे सोसाइटल रीजंस होने के प्रूफ्स नहीं है? वेल, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सोसाइटल प्रेशर आता कैसे है? तो इसमें मेजर रोल प्ले करता है सोशल इन्फ्लुएंस या फिर कंफर्मिटी बायस। अब कंफर्मिटी बायस का इस केस में हमने 2 टाइप्स को कवर किया है, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन को समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है मीडिया इंडस्ट्री। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, फैशन डिजाइनर्स, फैशन आर्टिस्ट, फैशन फोटोग्राफर्स, मेकअप इंडस्ट्री के लोग, ये सारे के सारे लोग फैशन इंडस्ट्री से जुड़े होने की वजह से उस प्रोफेशन से रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। सो अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो इस केस में क्रॉस मेकअप करना और क्रॉस ड्रेसिंग करना। इनफैक्ट आप देखोगे कि कई सारे टॉप ब्रांड्स इंक्लूडिंग मेबेलिन और सेलिब्रिटीज जैसे कि कैटरीना, जैकलीन और श्रद्धा के लिए काम करने वाले आर्टिस्ट और डिजाइनर्स भी होमोसेक्सुअल्स या फिर बायसेक्सुअल्स हैं। अब इससे होता यह है कि क्योंकि ये लोग अपना मैक्सिमम टाइम एक ऐसे एनवायरनमेंट में और ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स इन दिस केस, उनका ब्रेन उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके पीछे दूसरा रीजन हो सकता है इंटरनलाइजेशन। इस थ्योरी के अनुसार बेसिकली हम किसी भी आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट को बस इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं ताकि हम किसी भी कूल ग्रुप का हिस्सा बन सके। जैसे कि रिसेंटली LGBTQ राइट्स के अलावा फेमिनिज्म को भी लेकर हो रहा है। आजकल इंडिया में काफी सारी जगह पर होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट और नॉर्मलाइज करने की बात हो रही है, विच इज नॉट एट ऑल एन इशू, क्योंकि ऑफकोर्स बाकी लोगों की तरह ये भी हमारी सोसाइटी का एक पार्ट ही है। लेकिन व्हाट मे बी एन इशू फॉर द नेशन इज इसे प्रमोट करना। एंड एक्चुअली दैट इज वेरी मच ओपन टू डिबेट, बट दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी वांट। लेट्स डिबेट इट आउट। अब देखो, वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ कोर्स इज रॉन्ग, लेकिन डू यू थिंक शुड दैट बी अ रीजन कि हम होमोसेक्सुअलिटी के साइंटिफिक और सोशल इश्यूज पर कभी रिसर्च ही ना करें, उन्हें कभी ओपनली डिस्कस ही ना करें? आप मानोगे नहीं, लेकिन हम जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तब ऑफ कोर्स टू गेट द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द साइड्स, हमने होमोसेक्सुअलिटी के काउंटर नैरेटिव को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की। अब उनके काउंटर के रिसर्चेस को ढूंढना वाज ऑलरेडी वेरी हार्ड, बट मोर सो क्योंकि जब वो रिसर्चेस मिल भी रहे थे तभी भी उनके एब्स्ट्रैक्ट्स तक अवेलेबल नहीं थे, विच आई थिंक इज अ क्लियर केस ऑफ पब्लिकेशन बायस। क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि रिसर्चेस और पब्लिकेशंस दूसरे साइड के नैरेटिव को सामने आने ही नहीं दे रहे हैं। एंड जबकि जापान और स्वीडन वाले एग्जांपल में हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि हर चीज सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है, कुछ चीजें ग्रे एरिया में भी फॉल करती है, एंड उन पर एटलीस्ट एक ओपन माइंडेड डिबेट होना बहुत जरूरी है। खैर, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो? और अगर नहीं भी करते हो तो आपका क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ और चलो एक डिबेट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे आज के वीडियो का मैसेज पसंद आया तो प्लीज इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। इस वीडियो को एक लाइक कर दो और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फाउंड को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।